हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी जो है वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम आप यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएसबी, बैंक, कोई भी एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, चाहे वर्ल्ड लेवल की फैक्ट्स पूछे जाते हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती हो या फिर स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज्योग्राफी को अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद में जो अर्थ का इंटीरियर है उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। देखो, जब हम अर्थ को डिस्कस करते हैं तो अर्थ, मान लो ये अर्थ है और उस अर्थ के ऊपर कुछ कंटिनेंट्स हैं, कुछ ओशियंस हैं, कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं और कुछ ओशियंस है। मान लो ये वाला एरिया जो है वो ओशियंस है और ये है कॉन्टिनेंट्स। ये हो गए कॉन्टिनेंट्स और ये हो गए ओशियंस। तो जो कॉन्टिनेंट्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। और जो ओशियन, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो ओशियन है उनकी स्टडी को बोलते हैं ओशियनोग्राफी। मतलब इन ओशियन के बारे में सब कुछ पता करना ओशियनोग्राफी में आता है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में सब कुछ पता करना जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। और इस अर्थ को कुछ दूरी के ऊपर एक क्लाइमेट, एक आवरण, एक कवर ऐसा घेरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की स्टडी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ये जो ज्योग्राफी है उसकी अलग अलग ब्रांच है। अब इस अर्थ के ऊपर किसी एरिया में कोई ऐसी जगह होगी जहां पर हमारा इंडिया एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। तो इस इंडिया को, ये तो देखो पूरे वर्ल्ड लेवल पर हमने डिस्कस किया कि कॉन्टिनेंट्स के स्टडी को बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियन के स्टडी को ओशियनोग्राफी, और जो क्लाइमेट है, जो कवर है उसको बोलते हैं, उसके स्टडी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। अब जो इंडिया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो सेम इंडिया का जो लैंड एरिया है उसके स्टडी को बोल देंगे इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी। इंडिया के आसपास जो ओशियंस है उसकी स्टडी को बोल देंगे इंडियन ओशियनोग्राफी। और इंडिया के आसपास का जो हम देखते हैं, जो एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, उसको इंडियन क्लाइमेटोलॉजी बोल देंगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे। अब थोड़ा सा स्टार्ट में हम क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड का जो मैप है उसको व्यू करने की कोशिश करेंगे और इस मैप से कुछ फैक्ट्स निकालेंगे। स्टार्ट में अगर हम देखें तो आपको पता होगा, वर्ल्ड का मैप आपने रेगुलर आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एटलस है और काफ़ी अच्छा एटलस है। उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ अच्छे से व्यू करके बताया जाएगा। तो आपको वो एटलस लेना है, और अगर आपके पास में पहले से कोई अवेलेबल है तो आप उसको भी रेगुलर यूज कर सकते हो। रेगुलर मैप देखो रटने की चीज़ नहीं होती, मैप को रेगुलर आप व्यू करते हो तो उसको आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो, अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है, वर्ल्ड का मैप उठाना है। अगर आप अवेयर नहीं हो कि कौन सा एरिया कहाँ है तो आप धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट होगी, लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा। हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स में ये वाला जो रीजन है वो आपको पता होगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। ये जो रीजन है वो साउथ अमेरिका है। यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये जो है, अगर हम नेचुरली बात करें तो एशिया और यूरोप अलग अलग नहीं है, लेकिन इन दोनों में डिवाइड करने के लिए जो यूराल माउंटेन्स है, यहाँ पर यूराल माउंटेन्स, इसका इधर वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट जो है उसको बोलते हैं एशिया, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है इसको बोलते हैं यूरोप। ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पर है नीचे हो गए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये कितने हो गए? 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ओशियन हैं। ये देखो, यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ये जो है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ये है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। ये वाला कौन सा ओशियन है?
तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। और यहां पर नॉर्थ में कौन सा है, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। यहां पर साउथ में यहां देखिए, जिसको साउथ ओशियन भी बोलते हैं या अंटार्कटिक ओशियन बोलते हैं, साउथ ओशियन। तो कितने हो गए, 7 कॉन्टिनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए और 5 ओशियन हमने डिस्कस कर लिए। 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम अच्छे से याद कर ले रहा है, 5 कॉन्टिनेंट्स, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, 3 मेजर ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन और साउथ ओशियन। 5 ओशियन हो गए, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप को व्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि एक लाइन, एक ऐसी लाइन जो पूरे वर्ल्ड मैप को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तो वो कौन सी लाइन है, वो है 0 डिग्री। ये है 0 डिग्री। ये जो लाइन यहाँ से पास हो रही है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और फिर इंडिया के साउथ से जो यहाँ पर इंडोनेशिया, मतलब साउथ ईस्ट जो कंट्रीज है वहां से पास होते हुए यहाँ से ये 0 डिग्री है। जो 0 डिग्री है, जिसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, ये क्या करती है, पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांट कर देती है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो गया। नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो साउथ में यहां से पास होती है एक लाइन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां पर ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है 8 जो हमारे स्टेट हैं उनसे पास होती है, आपको नाम ध्यान होने चाहिए। तो ये वर्ल्ड के मैप को जब हम व्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 ओशियन। स्टार्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि पूरा अर्थ जो है उसके कॉन्टिनेंट की स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियन की स्टडी को ओशियनोग्राफी, जो क्लाइमेट है उसको क्लाइमेटोलॉजी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो सेम टर्म्स। फिर हमने देखा पूरे वर्ल्ड के मैप को व्यू किया, कॉन्टिनेंट्स का नाम देखा, उसके बाद में ओशियंस का नाम देखा। उसके बाद में ऐसी लाइन जो मैप को 2 भागों में डिवाइड करती है, पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री लाइन है, इसको आप व्यू करें। अब इस मैप से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ऐसे ही थोड़ा स्टडी किया है, इससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन में आप देखोगे, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखो और सदर्न हेमिस्फीयर को देखो, ये 0 डिग्री है, यहाँ से डिवाइड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम देखते हैं कि तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेटेड बाय लैंड, मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसमें ज़्यादातर जो एरिया है वो लैंड एरिया है, रादर देन कंपैरिजन अगर किया जाए ओशन से तो लैंड एरिया वहाँ पर ज़्यादा है। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो वाटर एरिया है, ओशन जो है वो ज़्यादा है। तो एक कंक्लूजन निकल गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय लैंड एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय वाटर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डोमिनेटेड बाय लैंड, बट जो नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री नॉर्थ है, मतलब जिसको नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, वो एरिया एक ओशन है, आर्कटिक ओशन। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय लैंड बट नॉर्थ पोल इज ए ओशन। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो सदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय वाटर, बट साउथ पोल यहाँ पर जो 90 डिग्री साउथ, जिसको साउथ पोल के नाम से जाना जाता है, वो एक लैंड एरिया है। पूरा सदर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय वाटर बट साउथ पोल इज ए लैंड एरिया। तो ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, ये दोनों आपको ध्यान में होने चाहिए। अब थोड़ा सा ये हमने देखा, अब पूरी अर्थ किससे डोमिनेटेड है, देखो ये तो हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को देख लिया। अब अर्थ किससे डोमिनेटेड है, ओशियन से डोमिनेटेड है या फिर लैंड से डोमिनेटेड है, तो अर्थ इज डोमिनेटेड बाय ओशियंस। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कंक्लूजन हम ये निकालते हैं, पूरे मैप को आप व्यू करो, देखो 3 जो ओशियन है वो मेजर है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन।
तीनों ओशियन को अगर हम कंपैरिजन करें तो दो ओशियन कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अपनी रीच बनाते हैं, मतलब पूरे एरिया में कवर किए हुए हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक फैले हुए हैं। अटलांटिक ओशियन भी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फैला हुआ है, लेकिन इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो एनक्लोज्ड बाय लैंड, मतलब एक तरफ से वन साइड से ओपन है और थ्री साइड से एनक्लोज्ड है, घिरा हुआ है, इससे लैंड एरिया से। अब यहाँ पर इंडियन ओशन की जब हम बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये अरेबियन पेनिनसुला है और यहाँ पर छोटे छोटे कंट्रीज हैं, यमन, ओमान, यहाँ पर ईरान, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर ये इंडिया है, इसके बाद में यहाँ बांग्लादेश हो गया, या म्यांमार हो गया, या मालदीव है, ये श्रीलंका है। तो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं। मेजर बिग पावर कौन है यहाँ पर? इंडिया है। इसीलिए एकमात्र ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर गिरा हुआ है। एक कंक्लूजन और निकला कि इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या निकला कि अगर पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन ओशन जो है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नहीं फैला हुआ है, बल्कि तीन एरिया में, तीन साइड में लैंड से घिरा हुआ है, और जो सदर्न एक तरफ से खुला हुआ है, और यहाँ पर जो डोमिनेंस है, एक बड़ी कंट्री है वो इंडिया है। इसीलिए इंडियन ओशन में ज्योग्राफी का एक रूल कहता है कि जो भी कंट्री इस एरिया में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करेगी, उसी कंट्री का पूरे वर्ल्ड में पावर जो है वो उसी के हाथ में रहेगी। इसी का नतीजा आप देख रहे होंगे कि चाइना यहाँ पर अपना एग्रेशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए जो है वो खुद अपना डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इस वाले रीजन में। आप द हिंदू रेगुलर अगर रीड करते हो, न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर रीड करते हो, तो इस एरिया में रोज कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि क्वाड ऑर्गेनाइजेशन अभी काफ़ी एक्टिव है। इसके अलावा अभी G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेटमेंट आता है कि फ्री एंड फेयर इस रीजन को रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्योंकि अगर इस पर एक कंट्री का राज हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड की पावर उसके हाथ में होगी। अब क्या कारण है कि इसके लिए इतनी परेशानी है? देखो, ये जो इंडियन ओशियन है वो एक तरीके से डोमिनेंस क्रिएट करता है ट्रेड में। इस एरिया से काफ़ी ट्रेड होता है, और व्यापार जिस एरिया से होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। तो यही मेजर रीज़न है कि इंडियन ओशन के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अब चाइना कैसे कोशिश कर रहा है? इंडिया जो है वो ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, इसलिए कि अफगानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस एरिया में जहाँ पर यूरेनियम के भंडार हैं, नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, उनको हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि इंडिया इज ए डेफिशिएंट कंट्री फॉर एनर्जी। तो इंडिया को एनर्जी में अगर अपनी पोटेंशियल को डेवलप करना है तो हमें ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर रिलाई करना होगा जो रेगुलर हमें सप्लाई दे सकते हैं। तो इंडिया का मेन रीज़न ये था। ठीक है, अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना भी इस एरिया में काफ़ी कोशिश कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है चाइना ने। फिर नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर इस वाले रीजन में जहाँ पर मालदीव है वहाँ पर माले में अपना पोर्ट डेवलप किया है। नीचे अगर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया है, और यहाँ पर म्यांमार का जो कॉकस आइलैंड है वहाँ पर अपना डेवलप कर रहा है। इस वाले रीजन में इस तरीके से एक स्ट्रिंग बना दी है, एक माला बनाती है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब चाइना अपना डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब क्वाड ग्रुप की जो मीटिंग हुई उसमें नॉर्थ अमेरिका बोलता है कि इस वाले रीजन को आप फ्री एंड फेयर रखो, कोशिश की जाए कि इंडियन ओशन वाला रीजन है जो फ्री एंड फेयर हो। लेकिन यहाँ पर एक डिएगो गार्सिया नाम से आइलैंड है, इंडियन ओशन में ही डिएगो गार्सिया नाम से आइलैंड है। डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है वो यूके की टेरिटरी है। यूके ने मतलब इंग्लैंड ने इस टेरिटरी को लीज पर दे रखा है अमेरिका को, और अमेरिका ने यहाँ पर अपना आर्मी बेस बना लिया है। अमेरिका सबको क्या बोलता है कि इंडियन ओशन को फ्री एंड फेयर रखो, और खुद यहाँ पर अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। जब अमेरिका से ऐसा पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोली मैं तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर रखने के लिए कर रहा हूँ,
कि इंडियन ओशन फ्री एंड फेयर रह सके। तो ऐसे तो देखो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, अगर सब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तभी कुछ रिजल्ट निकल करके आएगा। तो ये इंडियन ओशन के बारे में बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। अब यहाँ पर ओशंस के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब साउथ ओशन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री साउथ के नीचे, 60 डिग्री साउथ के नीचे जो भी पानी है वो साउथ ओशन में आता है, ठीक है, उसको साउथ ओशन के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्ल्ड का मैप को व्यू किया, ओशंस देख लिए और हमने देख लिए कॉन्टिनेंट्स। अब थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ के माउंटेन्स। माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन है उसको बोला जाता है रॉकीज। क्या नाम है? रॉकीज, ठीक है। और साउथ अमेरिका में जो माउंटेन है उसको बोला जाता है एंडीज, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर है एटलस, एटलस। और यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी हो गया और ये है यूरोप। यूरोप का ये वाला जो रीजन है यहाँ पर है आल्प्स, आल्प्स, ठीक है। और ये हमारा इंडिया, और इंडिया में अगर आप अच्छे से यहाँ पर व्यू करोगे तो ये है हिमालयन, हिमालयन माउंटेन। अब इन सबको हमने क्यों डिस्कस किया? नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में एटलस, यूरोप में आल्प्स, और जो इंडिया और एशिया और इंडिया के बीच में जो रीजन है वहां पर है हिमालयन माउंटेन। ये जो माउंटेन है वो एक दूसरे के भाई भतीजे हैं, मतलब एक ही कैटेगरी से, एक ही जनरेशन से बिलोंग करते हैं। और वो जनरेशन कौन सी है? वो जनरेशन है जिसको बोला जाता है न्यू फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोला जाता है? न्यू फोल्ड माउंटेन्स। ये जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं आपको पता होना चाहिए, ये सारे माउंटेन्स एक ही समय डेवलप हुए हैं। रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, एटलस और यहाँ पर है हिमालय। ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब सेम टाइम इनका डेवलपमेंट एक सेम टाइम हुआ था। तो अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि ये सारे क्या एक ही समय डेवलप हुए थे, तो हाँ ये सेम, जिसको बोला जाता है टर्शरी पीरियड के नाम से भी जाना जाता है या फिर अल्पाइन ओरोजेनी के नाम से भी जाना जाता है, उस रिसेंट मतलब हाल ही के सालों में ये डेवलप हुए। इसीलिए ये जो माउंटेन है ना, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। देखो ये जो माउंटेन्स हैं, एक तो फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? जो क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है वो फोल्ड होती है और इस कारण से इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या रीजन है कि ये अभी रिसेंट पीरियड में डेवलप हुए हैं, इसी वजह से इनकी जो पीक्स हैं वो काफ़ी हाईएस्ट हैं। तो ये हमने देखा जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं उनके बारे में। अब कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भी होंगे, ऐसे माउंटेन्स भी होंगे जो प्राचीन समय में बहुत ओल्ड टाइम में डेवलप हुए हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो अरावली, हमारे इंडिया में जो अरावली फैला हुआ है गुजरात के खेड़ब्रह्म पालनपुर से और दिल्ली में रायसीना हिल्स, जहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है, वहाँ तक अरावली हिल्स फैली हुई हैं। तो अरावली जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली, ठीक है। और ये जो अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन एरा से बिलोंग करती है, प्री कैम्ब्रियन जो एरा है उससे बिलोंग करती है। अब अरावली की बात हमने कर ली, तो अरावली जो है वो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, मतलब जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उससे उसी का एक पार्ट है। तो अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आता है, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर स्टेटमेंट आता है या किसी भी एग्जाम में, अदर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि अरावली क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ठीक है, ये अरावली के बारे में डिस्कस किया। अब ऐसे ही फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में भी हैं, इसके अलावा और भी हैं। और कहाँ है? यूएसए में अपलेशियन माउंटेन है, यहाँ पर देखिए अपलेशियन माउंटेन है, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। इसके अलावा जो यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन जो एशिया और यूरोप को आपस में एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है, ये भी क्या है? ये भी है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। और इसके अलावा जिसको स्कैवेंडियन जो माउंटेन्स हैं वो भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो
तो ये हमने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स देखे और न्यू फोल्ड माउंटेन्स देखे। अब दूसरा क्या है, जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है वो समय के साथ में खत्म होते गई। समय के साथ में खत्म कैसे होता है, देखो ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ में दो चीजें फिक्स हैं। ये अर्थ का जो सरफेस आप देखते हो वो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो पहले था वो आज भी है। आज आप जहाँ हो, आज से 100 साल बाद में वहाँ पर कुछ और ही होगा, और आज आप जहाँ हो वहाँ पर 100 साल पहले कुछ और ही होगा। 100 साल बाद में कुछ अलग होगा, 100 साल पहले कुछ होगा। सेम इसी तरीके से जो आज है वो पहले कुछ और था और आगे कुछ और होने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये जो अर्थ का सरफेस है ये दो फोर्सेज से मिलकर के बनता है, दो फोर्सेज, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज। मतलब कुछ टूटता है जब कुछ नया बनता है, और कुछ नया कब बनता है, जब कुछ टूटता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब देखो, अरावली कभी अपने समय में भी यंग फोल्ड माउंटेन होगी, लेकिन समय के साथ में जैसे इरोजन होता गया, या फिर वेदरिंग के हिसाब से, या फिर रेनफॉल हुआ, या फिर जो आइस गिरती है वो हुआ, इसकी वजह से इरोजन होने लगा, जो टूटने लगी, जो माउंटेन्स थे उसके पार्ट टूटने लगे। यहाँ से जो नदियाँ बहती थी वो भी धीरे धीरे इरोड करने लगी, और इरोड की वजह से जो चीज़ कभी नहीं थी वो पुरानी होने लग गई। सेम इसी तरीके से अब ये जो माउंटेन्स हैं वो यंग हैं, समय के साथ में ये भी ओल्ड हो जाएंगे, और ये ओल्ड होंगे तो कुछ नया बनेगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप कि अरावली जो है वो भी कभी अपने समय में यंग थी लेकिन अब ओल्ड है। तो इस सरफेस को बनाने में टू फोर्सेज वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज। कुछ चीज़ें खराब होती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं, तभी कुछ चीज़ें नई बनती हैं। अब आप एक चीज़ मानोगे कि अरावली का कुछ पार्ट जो है वो आज भी बचा हुआ है। मतलब बहुत सारा पार्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसको इरोड हो चुका है, टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है, लेकिन कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ है। जो पार्ट बचा हुआ है मतलब वो पार्ट बहुत हार्ड है, उसको तोड़ना इतना इजीली नहीं है, नहीं तो वो टूट जाता। मतलब मेटेलिक जो मिनरल्स हैं वो इन ओल्ड लैंड फॉर्म्स में मिलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने अरावली के बारे में एक बेसिक फैक्ट देखा, जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसी का पार्ट है अरावली। पेनिनसुलर प्लेटू के हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें इनके पार्ट देखेंगे कि किस एरिया में पेनिनसुलर प्लेटू को किस नाम से जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और आप देखो कि अरावली और यहाँ पर ये जो अफ्रीकन शील्ड है, यहाँ पर ब्राज़ीलियन शील्ड है, और यहाँ पर इस एरिया में हम देखेंगे कि कैनेडियन शील्ड है। ये सारे जो लैंड फॉर्म्स है ना वो एक साथ ऑस्ट्रेलिया में एरिया है, ठीक है, अंटार्कटिका में जो एरिया है वो सब एक साथ के बने हुए हैं। मतलब एक टाइम में डेवलप हुए थे, इसीलिए एक टाइम में डेवलप हुए थे। तो जो चीज़, जो मेटल्स, जो मिनरल्स यहाँ पर मिलेंगे वो आपको यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, और यहाँ भी मिलेंगे। इससे पहले हमने जब न्यू फोल्ड माउंटेन्स देखे तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हिमालयन में मिलने वाली है, जो मतलब जिस स्ट्रक्चर से मिलकर बना है वैसा ही सेम टाइम का ओरिजिन है, तो सब में सिमिलरिटी है। सेम इसी तरीके से जो ये लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे अरावली वाला हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है, जो सेम टाइम में जिनका ओरिजिन हुआ है वो सेम तरीके के जो मिनरल्स हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा, पूरे जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से व्यू किया। अब पूरे वर्ल्ड को जब आप मैप को व्यू करोगे तो आपको ये तो पता होगा ही कि कौन से कॉन्टिनेंट पे कौन कौन सी मेजर कंट्रीज़ हैं। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर कनाडा है सबसे नॉर्थ में, फिर बीच में यूएसए है और नीचे मैक्सिको है। ये जो है वो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें आप डिस्कस करोगे तो ब्राज़ील है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, ठीक है। अफ्रीका में आपको पता ही है मेजर जो कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर यूरोप में आप इंग्लैंड को देखोगे, फ्रांस को देखोगे, इटली को देखोगे, इसके अलावा जो जर्मनी है उसको देखोगे। एशिया में रसिया है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है। तो ये हमने मेजर कंट्रीज़ को देखा। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में हम मैप को और अच्छे से डिस्कस करेंगे।